हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है गुड स्टडी सेंटर की एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट किए। ये हमने संपूर्ण किताब से नोट किए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप इस वीडियो में ये 20 क्वेश्चन सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, पहला हमारा क्वेश्चन है नंबर 1, किन्हीं दो आवासीय फलों के नाम लिखिए। तो दो आवासीय फलों के नाम बताने हैं। तो उत्तर है नंबर 1 पर है सेब और नंबर 2 पर है स्ट्रॉबेरी। सेब और स्ट्रॉबेरी हमारे दो आवासीय फल होते हैं। प्रश्न नंबर हम 2 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। जो जलीय परागण करते हैं उनमें से किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 पर हमारा है इलघास और नंबर 2 पे है हाइड्रीला। ये दोनों पौधे जलीय परागण करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, वो कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। और ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, उनमें से किन्हीं दो लक्षणों को लिखिए। तो ये भी पूछ सकता है, तो आपको वहाँ 2 लक्षणों के भी नाम लिखने हैं। लेकिन ये इतना ही पूछा था, इसलिए हमने इतना ही लिखा। आपको जितना पूछे उतना ही लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर हमें उतने ही मिलेंगे जितने हमारा नंबर का प्रश्न है। तो हम नंबर 4 पे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे हमारा है टेप्टम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। जो टेप्टम है वे कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। उत्तर है यह परागकोश में सबसे आंतरिक स्तर पर स्थित होता है। जो परागकोश है उसके सबसे आंतरिक स्तर पर स्थित होता है। और जो इसका कार्य है, कार्य परागकोश में बीजाणु मात्र कोशिका तथा लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। जो टेप्टम है वो परागकोश में बीजाणु मात्र कोशिका तथा लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। तो हमारा नंबर प्रश्न 5 है, आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा, आईयूडी का फुल फॉर्म लिखिए। और ऐसे ही पूछेगा आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। और ऐसे ही पूछ लेगा आईयूडी क्या है। 1 नंबर में पूछे तो आपको लिखना है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नंबर 6 पे हम बढ़ते हैं। लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उसका क्या कार्य है। तो लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो 2 हार्मोन का स्रावन करती हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काटकर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। जो शुक्राणु होता है हमारा ऊपर चम्मच के आकार का होता है ऐसे, और ऐसे ये पूंछ निकली होती है। और यहाँ पर जो होता है नोक टाइप का, इसी को हम एक्रोसोम कहते हैं।
ये जो एक्रोसोम है और ये एक अंडाणु है। जब ये एक्रोसोम निषेचन होगा तो इस अंडाणु से टकराएगा, फर्टिलाइज होगा, तभी हमारी निषेचन की क्रिया होगी। और जब हम इसी एक्रोसोम को काट कर हटा दें तो हमारा क्या होगा, निषेचन की क्रियाविधि नहीं होगी। अगर इस एक्रोसोम को हम काट कर हटा दें तो हमारी निषेचन की क्रियाविधि नहीं होगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम नंबर 8 पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है आवर्त चक्र क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उत्तर है मादाओं यानी कि महिलाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है। इसको ही मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। चाहे आपसे पूछे मासिक चक्र क्या है या फिर आवर्त चक्र क्या है, एक ही बात सेम। इसी को हम मासिक चक्र भी कहते हैं, इसी को हम आवर्त चक्र भी कहते हैं। तो मादाओं यानी कि महिलाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है। इसको ही मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है वो कह रहा है आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखिए। जो आवर्त चक्र है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, इसको प्रेरित या नियमित करने वाले 2 हार्मोन के नाम बताने हैं। तो नंबर 1 हो गया एस्ट्रोजन, नंबर 2 पर है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे 2 ऐसे हार्मोन हैं जो आवर्त चक्र को नियमित करने में सहायक होते हैं। नंबर 10 जो हमारा प्रश्न है कह रहा है किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। जो सहायक जनन तकनीकी है उनके नाम लिखने हैं। जैसे कोई पेरेंट्स हैं जिनके कोई भी संतान नहीं है तो उनके लिए ये तकनीक कार्य करती है। नंबर 1 हो गया पात्र निषेचन, नंबर 2 हो गया कृत्रिम गर्भाधान। जो पात्र निषेचन होता है वो फीमेल से अंडाणु लेते हैं और मेल से स्पर्म लेते हैं। एक उसी सही टेम्परेचर पर उनका फ्यूज कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फिर क्या यूट्रस यानी कि फीमेल के गर्भाशय में इंजेक्ट कर देते हैं। तभी जो बच्चा होता है उस नॉर्मल बेबी का सही से विकास हो जाता है। इसी से वो संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। इसीलिए यह सहायक जनन तकनीक अपनाई जाती है। और कृत्रिम गर्भाधान है, ऐसे ही ये भी कार्य करती है। अब जो प्रश्न नंबर 11 है कह रहा है कि आनुवांशिक रोग क्या हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। जो रोग माता पिता में होते हैं वही रोग अगर उनकी संतानों में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं तो इसी रोग को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हेमोफीलिया व वर्णांधता। हेमोफीलिया को ब्लड में थक्का नहीं जमता है। जो हेमोफीलिया से पीड़ित होता है उसके रुधिर का थक्का नहीं जमता है, रुधिर बहता रहता है। और जो वर्णांधता है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जो व्यक्ति होता है वो हरे और लाल में विभेद नहीं कर पाता है। तो आपको 1 नंबर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 12 हमारा है मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। गुणसूत्रीय विकार यानी जो गुणसूत्र में हेरा फेरी हो जाए, यानी कि 46 होते हैं 47 हो जाएं, कहीं 45 रह जाएं, यही गुणसूत्रीय विकार हैं। इसमें हमने 2 नाम लिखे हैं, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें 45 गुणसूत्र रह जाते हैं और जो डाउन सिंड्रोम है इसमें 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसमें
47 हो जाते हैं। जो प्रश्न नंबर 13 है हमारा, कह रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारे 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं और जो XY ये हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये XY है और ये XX है। अगर 44 XX है तो वो फीमेल है यानी कि लड़की है, और या फिर 44 + XY है तो वो क्या है, मेल है यानी कि लड़का है। और या फिर कह सकते हैं 46, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर ये XX होगा तो वो लड़की होगी, अगर ये XY होगा तो ये लड़का होगा। इन्हीं लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है मनुष्य में लिंग। जैसे कि अगर X से फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, तो लड़की होगी। अगर यही X Y से फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, लड़का होगा। तो हमारे लिंग गुणसूत्र पर निर्धारित करता है कि होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगा। अब हम प्रश्न नंबर 14 पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीनोम क्या है। जीनोम क्या है, तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। किसी भी जीव के गुणसूत्रों, यही जो हमने अभी ऊपर गुणसूत्र बताए, यही गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 15 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है। आपने देखा होगा जो डीएनए होता है वो हमारा कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो ये एंजाइम होता है वो विशिष्ट खंडों से काटता है डीएनए को। तो वो कौन से डीएनए का विशिष्ट स्थान से काटता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, तो उस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो डीएनए खंड को विशेष स्थान से काटता है। अगर कोई काटता है तो कोई जोड़ता भी तो है। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने में सहायता करता है। तो ऊपर दे सकते हैं ये एंजाइम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए खंड को विशिष्ट स्थान से काटता है। और जो नीचे प्रश्न है कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को जोड़ने में सहायता करता है, तो वो हमारा है लाइकेज एंजाइम, लाइकेज एंजाइम। प्रश्न नंबर 17 पे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। जो डीएनए में उपस्थित क्षार होते हैं उनके नाम लिखिए। तो एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन यानी कि ए, ग्वालिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। प्रश्न नंबर हमारा 18 है आरएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। ऊपर डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम पूछे और नीचे पूछ रहा है आरएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। तो आरएनए में भी 4 क्षार बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यहाँ पर यूरेसिल होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर यूरेसिल होगा। अगर यहाँ पर भी थाइमिन हो जाएगा तो हमारा डीएनए हो जाएगा, यहाँ पर यूरेसिल होगा। जो प्रश्न नंबर हमारा 19 है कह रहा है मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। जो मनुष्य है उसमें जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर हैजा, तपेदिक, मियादी बुखार और निमोनिया आदि
तपेदिक को हम टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने 4 नाम लिखे हैं, जैसे कि आप एग्जाम में याद कर सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। ऊपर जीवाणु जनित रोगों के नाम पूछे थे और नीचे विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो हमारा है डेंगू बुखार, चेचक, रेबीज आदि। जो विषाणु से जनित होता है वो डेंगू बुखार